Hello friends, welcome to National and International Affairs. In this video, we are going to learn about the President of India. को क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रावधान है, कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट डिले। देखते हैं पहले प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेके 62 तक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 52 और 78 है, इसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा गया है। देखिए, जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर वहां के लोग, जो भी हेड होगा, उसको इलेक्शन के माध्यम से चूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसी टाइप को कंट्री को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। अभी डेमोक्रेसी का मेनली 3 पिलर होते हैं। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर, और तीसरा होता है जुडिशियरी, और चौथा मीडिया को भी बोला जाता है। लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनका पावर इक्वल होता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव किसे किसे मतलब कहा जाता है? पहले प्रेसिडेंट आते हैं, तो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, देन हमारा प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा होम मिनिस्टर हैं, और जो भी हमारा डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में भी कुछ मिनिस्ट्री होते हैं। वो सब मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। और एक आते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसको कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनको हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता। हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टेट का मतलब ओडिशा होता है, आंध्र प्रदेश होता है, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उधर स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। स्टेट का डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? कि जो भी हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर, वो सब स्टेट कहलाए जाते हैं। उसके बाद जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव और जो स्टेट लेजिस्लेटर, वो भी स्टेट का मतलब उनको भी स्टेट बोला जाता है। उसके साथ जो भी लोकल अथॉरिटी या फिर अदर अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अगर ये सभी का हेड कौन होते हैं? स्टेट हो मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, इसीलिए उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ये पहली बात। उनको प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उनको प्रिजर्वर और डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये याद रखना है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन कौन होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे जुडिशियरी में जो अपेक्स कोर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जिसको हेड को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारा प्रेसिडेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल हेड बोलेंगे। तो ये सब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सब एग्जाम में आता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो ये रहा प्रेसिडेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? हमारा जो लोग होते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं, ये सब आर्टिकल 54 में लिखे गए हैं। ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या होगा, वो सब आर्टिकल 54 के बारे में लिखा गया है। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तब कुछ प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। इनका भी मतलब इन डेप्थ बन सकता है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जो लोग होते हैं, जो भी वोटर्स होते हैं, जिनको भी वोट देने की अधिकार हो जाता है, वो एक एमपी के लिए वोट देते हैं और एमएलए के लिए वोट देते हैं। जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट के होते हैं। और जो एमपी होते हैं, वो पार्लियामेंट, वो सेंटर के लिए होते हैं। तो ये जो एमएलए एमपी जो हुए, एमपी का भी फिर लोकसभा का मेंबर, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर
को हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते। तो फिर से बोल रहा हूँ, हम जो जिसको भी हम इलेक्शन में वोट देते हैं उनको वो कौन कौन होते हैं, वो एमएलए होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो इनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्या होता है, हम सब लोग डायरेक्टली भाग नहीं लेते इलेक्शन में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ चलो चलते हैं हम प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, ऐसा नहीं होता। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि हम जिनको चूज करते हैं, जो भी एमपी एमएलए को चूज करते हैं, वो सब मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ठीक है, वो सब मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ। यानी कि हम इनको चूज कर रहे हैं और ये प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। उसके साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह इसी प्रिंसिपल के बेसिस में हमारा इलेक्शन होता है। और ये जो इलेक्शन होता है ना, सीक्रेट बैलेट में होता है, यानी कि कोई देख नहीं सकता। ये बॉक्स होता है, बॉक्स में जाके ये गिराते हैं, सीक्रेट बैलेट बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इलेक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है, एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है। एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो ग्रुप, ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप प्रेसिडेंट को वोट देते हैं और उन्हीं से ही प्रेसिडेंट को, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलता है उस वो प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होते हैं। ये जो ग्रुप जो कि प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज का चूज किया जाता है। अभी देखते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है। देखो, अगर हम सेंटर के बारे में बात करें, सेंटर के बारे में बात करें, तो एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। लोकसभा में जितने भी मेंबर जाते हैं वो सब इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी राज्यसभा में कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्शन से नहीं जाते। नॉमिनेटेड का मतलब इलेक्शन से ये नहीं जाते, इनको डायरेक्टली चूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और होता है, हम स्टेट के बात में अगर बात करेंगे तो कुछ स्टेट में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, ठीक है। अभी कौन कौन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अभी देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या होते हैं, हमारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कुछ मेंबर होते हैं। तो इतने सब ये हमारा टोटल सिस्टम होता है। तो इनमें से कौन कौन इलेक्शन में भाग लेते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्टेड, यहाँ पर देखा गया है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो हमारा लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर हैं या फिर जो राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर हैं, इनको मिला के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे। इसी तरह सेंटर से ये दोनों ही आते हैं। और स्टेट से कौन आते हैं, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर है ये आते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं आते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी नहीं आते, ठीक है। तो ये चारों जो हमने बताया, ये चारों मिलके क्या बनाता है, ये चारों मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर क्या होगा, अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए, स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट है ना, अगर किसी स्टेट असेंबली, किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए, तो क्या होगा, तो क्या हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा। वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर डिसॉल्व हो जाए तो उस स्टेट का, वो जो एमएलए होते हैं ना, उस स्टेट का जो एमएलए होते हैं वो इलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रावधान होते हैं। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। एक एमएलए का कितना, एक एमएलए जो वोट वोट होता है उसका वैल्यू ऑफ वोट कितना होता है, या फिर वोट वैल्यू एक एमएलए का कितना होता है, ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, टोटल कितने पॉपुलेशन होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000, ऐसे हमारा निकलता है वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए। उसी तरह वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी कितना कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे हमारा वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी निकलता है। अभी जानते हैं इलेक्शन के बारे में।
जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होता है, उसको मतलब एक फिक्स कोटा होता है। ठीक है, उसको वो कोटा पार करेगा तो मतलब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अभी वो उस कोटा को क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कोटा बोलते हैं। और ये इलेक्टोरल कोटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 1+1+1। इसी तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको एज यूजल याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हुआ और डाउट एराइज हुआ कि लेट्स से कोई आप मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है और आपको मतलब शक है कि ये अनफेयर यानी कि ठीक तरीके से नहीं जीता है, तो ये जो डाउट, ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, इसको कौन सॉल्व करेगा? इसको हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसको आपको याद रखना है। फिर देखते हैं, इलेक्शन कैन बी चैलेंज्ड ऑन द इनकम कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द इनकम्प्लीशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट ना हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या है? जो एमपी आने वाले थे वो नहीं आए, लेट से कुछ कारण के लिए, या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए होते हैं, वो नहीं आए, कुछ एमएलए नहीं आए, इसके वजह से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन को क्या रुका देंगे? नहीं, इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन जो होगा, इसी इलेक्शन के इसी इलेक्शन को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? कि ये तो नहीं आए, ये कैसे इलेक्शन हो गया? ऐसे कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये रहा प्रावधान। सो ये रहा टोटल हमारा इलेक्शन के बारे में। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है। हम तो जानते हैं इंडिया एक रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसका हेड प्रेसिडेंट होते हैं। और ये प्रेसिडेंट कोई नहीं, वो आम जनता ही बन सकता है। आप, मैं और कोई भी, आपका भाई, आपके पापा, आपके मम्मी, अगर चाहें तो वो भी प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनको कुछ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब पढ़ाई का क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना चाहिए, उनका फुलफिल होना चाहिए। पहला बात क्या है? पहला बात, वो सिटीजन होना चाहिए। कहाँ का? थोड़ी ना अमेरिका का होंगे, नहीं, इंडिया का होंगे। और वो 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए उनका। फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, वो सब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये अगर वो इन ये सब अगर क्वालिफिकेशन आपके पास भी है, तो आप भी प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकते हैं। अभी आते हैं नॉमिनेशन। कैसे नॉमिनेशन? देखिए, अभी इलेक्शन से पहले वो नॉमिनेट होते हैं। सपोज आप मतलब अभी लड़ना चाहते हैं, तो आप पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और वो नॉमिनेशन में क्या होगा? मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। यानी कि इसका बोल सकते हैं आप 50 सपोर्टर हैं आपके। यानी कि आप बोलेंगे तो भाई भाई आ जाओ 50 लोग, हाँ 50 लोग आपका आके आपको सपोर्ट करना चाहिए। और फिर बुला लिया, वो उसको सेकेंडर बोलेंगे, और दूसरी बार बुलाओगे जिनको, उसको सेकेंडर बोलेंगे। हाँ, और भी 50 लोग आप आके आपको सपोर्ट देंगे। तो इसी तरह उनको प्रपोजर या फिर सेकेंडर बोला जाता है। तो वो सब सब्सक्राइब होना चाहिए। उसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि 15,000 होता है, वो आरबीआई में आपको डिपॉजिट करना है। तभी आप नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये मतलब मिल जाएगा, ये वापस मिल जाएगा। अगर आप प्रेसिडेंट हो गए तो मिल जाएगा, अगर आप नहीं भी हुए तो मिल जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात भी याद रखना, अगर आप 1/6 वोट नहीं ला पाते, ठीक है, अगर आप टोटल लेट से टोटल 60 वोट है, टोटल 60 मतलब वोट डाले गए हैं। अभी 60 का 1/6 क्या होता है? 10 होता है। अगर आप 10 से मतलब कम वोट लाएंगे, तो आपको ये 15,000 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ये पहले देखो, ये पहले 15,000 नहीं था। ये 1997 से पहले क्या होता था? ये जो प्रपोजर सेकंड के का नंबर 10 हुआ करता था, और डिपॉजिट ओनली 2,500 करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ इससे? कुछ नॉन सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन में आए, मतलब वो सीरियस ही नहीं थे। सर नॉमिनेशन भर के मतलब
इलेक्शन आने के टाइम भाग जाते थे या फिर आते नहीं थे। तो इसी तरह कैंडिडेट को रिमूव करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए क्या किया गया, ये जो पैसे को इंक्रीज कर दिया गया और जो ये इलेक्टर्स होते हैं इनको भी इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि क्या होगा, जो भी कैंडिडेट हमारा प्रेसिडेंट के पद के लिए सीरियसली लड़ना चाहता है वही आएगा। ठीक है। सो ये रहा हमारा प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के बारे में। फिर आते हैं ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में। देखिए ओथ क्या होता है। ओथ होता है, सपोज आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, भगवान मतलब दिन रात जप करते हो भगवान के, यानी कि आप थोड़ा रिलीजियस टाइप का हो, तो आप वहां पर आप जो शपथ देंगे उसको हम ओथ बोलेंगे। लेकिन कोई बंदा हर मतलब यहाँ पर जो भी है वो तो रिलीजियस नहीं हो सकता। कोई कोई नॉन रिलीजियस भी होते हैं, उनको एथेइस्ट बोलते हैं, जो कि भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। तभी वो जो शपथ देंगे वो एफर्मेशन देंगे, उनको क्या उनके लिए जो शपथ ग्रहण का उसको क्या बोला जाएगा, एफर्मेशन बोला जाएगा, ये नॉन रिलीजियस के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ओथ और एफर्मेशन। अगर कोई रिलीजियस है वो ओथ देगा, अगर कोई भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता तो वो एफर्मेशन देगा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ। इसीलिए प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोला जाता, प्रेसिडेंट को बोला जाता है, क्योंकि ओथ एंड एफर्मेशन में ये लिखा गया है। और लोग इंडिया में जितने भी कानून हैं उनको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। अभी ये ओथ एंड एफर्मेशन को कौन एडमिनिस्टर करेगा, हमारा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। अगर ये नहीं है तो कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना। ठीक है। तो ये गया हमारा क्वालिफिकेशन, नॉमिनेशन एंड ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में। उसके बाद जाते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन का मतलब क्या है, कुछ कंडीशन होना चाहिए। पहली बात, जो प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ रहे हैं वो पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट में होता है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर हुए तो क्या होगा, अगर हुए, इफ ही इज ए मेंबर देन ही हैज टू वैकेट, उनको खाली करना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक एमएलए हूँ, मैं ओडिशा से हूँ ना, मैं एक ओडिशा का एमएलए हूँ। अभी मैं प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया और प्रेसिडेंट बन गया, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट बनने से पहले, मतलब मेरे को पता है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो हमें एमएलए का पद को खाली करना पड़ेगा। ऐसे दो पद एक साथ हम ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसीलिए इसको बोला जाता है इफ ही इज ए मेंबर देन ही हैज टू वैकेट। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो गेन नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो नहीं रहना चाहिए। और प्रेसिडेंट होने के बाद अगर आप एक कैंडिडेट मतलब प्रेसिडेंट हो गए और आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल रेसिडेंट दिया जाएगा, इसका मतलब आपको रहने के लिए एक घर दिया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। और ये जो आप राष्ट्रपति भवन में रहेंगे ना, इसके लिए आपको कुछ रेंट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट दे रहा है आपको। सो नो रेंट, रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए। इसके अलावा अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, यानी कि पैसा, पैसा यानी कि इसका मतलब होता है पैसा, कितना पैसा आपको मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और वो सपोज डिसाइड कर लिए पार्लियामेंट 50,000 लेट से 5,000, और आप 5,000 में अभी कार्यकाल संभाल रहे हैं, तो वो आपके टर्म में वो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर कोई सिचुएशन, बैड सिचुएशन आ गया है, पैसा कुछ मिल नहीं रहा, तो ये 5,000 से नहीं, वो कम नहीं कर सकते। आप जब तक ऑफिस में है, यानी कि आप जब तक प्रेसिडेंट है, आपका जितना भी टेन्योर है उसी टाइम में ये पैसे को कमा नहीं सकते। हाँ, आप मतलब आपके टेन्योर खत्म होने के बाद वे पैसे को कमा सकते हैं, इसीलिए ये लिखा गया है। हालांकि उनका सैलरी तो 5,000 नहीं मिलता, कितना मिलता है, 5 लाख मिलता है। और उस उनके टेनियर खत्म होने के बाद वो पेंशन भी पाते हैं। कितना पेंशन मिलता है, हाफ ऑफ द सैलरी, यानी कि 2.5 लाख। समझ रहे हो, मतलब आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव के लिए लड़ गए और प्रेसिडेंट बन गए तो आपको 5 लाख महीना मिलेगा, उसके साथ प्रेसिडेंट
कि टेन्योर खत्म होने के बाद आपको 2.5 लाख मंथली मिलेगा, यानी कि मजे ही मजे। ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है वो कितने टाइम तक सर्व करेंगे प्रेसिडेंट। ये है 5 इयर्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले भी वो एक्सपायर, उनका टर्म एक्सपायर हो जा सकता है। कैसे? अगर वो रिजाइन दे देंगे, सपोज आप एक कैंडिडेट हो, आप एक प्रेसिडेंट हो, और आप 4 साल के बाद आप रिजाइन दे दोगे, तो आप, मतलब आपका टर्म खत्म हो गया। आप रिजाइन किसको दोगे? वाइस प्रेसिडेंट को दोगे, लेटर से दोगे। वो भी ऐसे मुंह पे नहीं बोल सकते कि हम, मतलब हम प्रेसिडेंट है और हम चाहते हैं कि हम रिजाइन हो जाएंगे। हम आपको बोल रहे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे बोलेंगे, हम आपको मतलब बोल रहे हैं कि हाँ, अ, हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको मतलब लेटर लिख के देना पड़ेगा, तभी आपका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर से, कैन होल्ड ऑफिस आफ्टर 5 ईयर। ऐसे कैसे हो सकता है? 5 ईयर तो टर्म होता है। ऐसे हो सकता है जब तक प्रेसिडेंट ना आए, जब तक आप तो प्रेसिडेंट के पद से आपका 10 ईयर खत्म होने जा रहा है। तो अभी वो जो नया प्रेसिडेंट आएगा इलेक्ट होके, वो अगर नहीं आया है, वो अगर उसका इलेक्शन नहीं हुआ है, वो नहीं आया है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आप 5 साल के बाद भी, मतलब जितने दिन तक वो नहीं आया है उतने दिन तक आप सिटिंग प्रेसिडेंट की तरह, मतलब आप प्रेसिडेंट होके रहेंगे। ठीक है। जितने तक सक्सेसर ने प्रेसिडेंट का पद को ग्रहण नहीं किया, उतने दिन तक आप रहेंगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इधर इंडिया में प्रेसिडेंट कितना टाइम के लिए बन सकता है कोई, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, आप जितना टाइम चाहे आप बन सकते हैं। लेकिन 1 टाइम बन सकते हैं, दूसरी बार भी बन सकते हैं, तीसरी बार भी बन सकते हैं, चौथी बार भी बन सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में सिर्फ 2 टाइम्स के लिए बन सकते हैं आप प्रेसिडेंट। ठीक है। अभी आते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये आर्टिकल 61 में लिखा गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? अगर हम प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे, तो जो भी रिमूव करने का प्रोसीजर होगा, वो उसको हम इम्पीचमेंट बोलेंगे। और ये इम्पीचमेंट कब होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हुआ, तभी इम्पीचमेंट हो पाएगा। वरना प्रेसिडेंट सबको, आपको कुछ गाली दे दिया, हम प्रेसिडेंट को निकाल देंगे, भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो हेड है, समझ रहे हो, मतलब इंडिया का हेड है वो। तो उनको आप ऐसे गाली देंगे तो वो, उनको आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करेंगे, तभी आप उनको निकाल सकते हैं। और निकालने का प्रोसेस भी इतना इजी नहीं है। इसीलिए इंडिया में आप जो भी देखोगे, जितने भी प्रेसिडेंट देखोगे ना, किसी को इम्पीचमेंट के प्रोसेस में अभी तक निकाला नहीं गया है। ठीक है। फिलहाल छोड़ो इसे। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर होगा, तो ये कैसे होगा, ये जानते हैं। देखो, इम्पीचमेंट प्रोसेस जब होता है, वो 1/4 जो होते हैं, 1/4 मेंबर, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, या फिर लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है, या फिर राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। पहले 1/4 मेंबर एक नोटिस जारी करेंगे, एक रिजोल्यूशन मतलब बनाएंगे, स्पीकर को बोलेंगे, "है भाई, हम प्रेसिडेंट है ना, उनको मतलब निकालना चाहते हैं, आप क्या बोलोगे?" अच्छा, सुप्रीम अब स्पीकर नोटिस दे देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। और जो भी उस हाउस का हेड है, वो नोटिस देंगे, 14 दिन का नोटिस देंगे। अगर 14 दिन के नोटिस के देने के बाद अगर ये मेजोरिटी से पास हो गया, फिर ये रिजोल्यूशन वहां पर ही, वही हाउस पे ही, मतलब 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के में पास हो गया, तो ये जो रिजोल्यूशन, ये चला जाएगा नेक्स्ट हाउस पे। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में आएगा, अगर राज्यसभा में आएगा, स्टार्ट हुआ तो लोकसभा में आएगा। ऐसे होता है। नेक्स्ट हाउस क्या करेगा? नेक्स्ट हाउस करेगा इन्वेस्टिगेशन। बेटा, तुम जो गलत काम किए हो ना, वो जो गलत काम के वजह से जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो इन्वेस्टिगेशन इसी जगह पे होगा। ठीक है। गलत काम का मतलब ऐसे मत समझना, वो भी वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अलग गलत काम करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है। तो वहां पर भी आप इन्वेस्टिगेशन में पकड़ेंगे, और आपको 2/3 मेजोरिटी से वोट में, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से, ये भी रेजोल्यूशन पास हो गया तो आप रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होता है, इसको याद रखना आप। ठीक है। और एक चीज याद रखना, हम इम्पीचमेंट प्रोसेस में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही इंक्लूड करते हैं।
हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना स्टेट में, उनका मेंबर को मतलब इंक्लूड ही नहीं करते, लेते नहीं है। और इम्पीचमेंट प्रोसेस में इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी भाग लेते हैं। हमने देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में क्या होता था, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स को लिया जाता था पार्लियामेंट का, नॉमिनेटेड का नहीं लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटेड एंड बोथ इलेक्टेड को भी लिया जाएगा। और किसका, सिर्फ पार्लियामेंट का। ये सब आपको ध्यान रखना है, कनेक्ट करना है डॉट, ठीक है ना। डॉट को आप कनेक्ट करना सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। देखते हैं अब उनका वैकेंसी कैसे क्रिएट होता है। वैकेंसी का मतलब कब वो पद वैकेंट होगा। देखो, अगर उनका पद 5 साल खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब आप प्रेसिडेंट हो और आपका 5 साल खत्म हो गया, तो और थोड़ी ना रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, तो उस टाइम आपका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप मतलब 5 साल हो, मतलब प्रेसिडेंट बन गए हो, और 4 साल आपने प्रेसिडेंट की तरह एंजॉय कर लिया, ठीक है भाई, सैलरी तो बहुत ज्यादा है, अभी तो एंजॉय करोगे लाइफ में, प्रेसिडेंट बनोगे तो हाँ। अभी 4 साल एंजॉय करने के बाद आप बोलोगे हाँ नहीं भाई, मैं बहुत पैसा हो गया, अभी मैं सिंगापुर चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप 4 साल के बाद रेजिग्नेशन, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर 4 साल कंप्लीट हो गया और 1 साल में आप एंजॉय करना चाहते हो और बाकी का लाइफ, तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनको रेजिग्नेशन लेटर दे के आप चले जा सकते हो। तभी क्या होगा, हमारा वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पद में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। और इम्पीचमेंट अगर हुआ तो, लेकिन किसी को भी आज तक इम्पीचमेंट नहीं किया गया। अगर आपका डेथ हो गया, कोई भी अगर प्रेसिडेंट हो, तो उस टाइम मतलब डेथ हो जाए उनका, तो उस टाइम भी हमारा प्रेसिडेंट का पद वैकेंट रहेगा। अभी ये हिस्ट्री में थोड़ा हुआ है क्या, हाँ हुआ था, जाकिर हुसैन के साथ और फकीरुद्दीन अली के साथ हुआ था ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट, और हमने पढ़ा था, जो भी डिस्प्यूट और जो भी डाउट निकलेगा उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अगर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट सॉल्व किया और आप पकड़े गए, तो आप जो इलेक्शन आप जिस प्रोसेस में आए हो, वो अच्छा नहीं है, वो अनफेयर है, वो गलत शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, समझ रहे हो। तो उस टाइम आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अभी उस टाइम भी वैकेंसी क्रिएट होगा। ये जो एक्सपायरी होता है ना, ये एक्सपायरी से मतलब आप अगर एक्सपायरी हो रहे, टेन्योर 5 साल हो रहा है, तो इसके पहले नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, करना पड़ेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अगर नहीं किया गया तो क्या होगा, आप ही मतलब वहां पर रहोगे प्रेसिडेंट की तरह, और 5 साल के आगे भी रहोगे, जब तक आपका सक्सेसर मतलब प्रेसिडेंट का पद एज्यूम नहीं करता, ठीक है। अभी हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट कब बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाए, रेजिग्नेशन अगर वो दे दे, या फिर उनका डेथ हो जाए, उसी टाइम क्या हो सकता है, उसी टाइम वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और वो भी 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ से पहले नया इलेक्शन होना चाहिए, और नया इलेक्शन में प्रेसिडेंट नया आके चेयर को एज्यूम करना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन भी है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपको मतलब कहीं जाना पड़ा बाहर, या फिर कुछ इलनेस के कारण आप नहीं आ पा रहे हो पार्लियामेंट, तो तभी क्या होगा, तभी कुछ दिनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। तो ये होता है हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का काम, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट ही ना होंगे, अगर देखिए हमारा वैकेंसी क्रिएट हो गया किस वजह से, रेजिग्नेशन के वजह से, या फिर डेथ की वजह से, या फिर रिमूवल की वजह से, अगर वैकेंसी क्रिएट हो गया, प्रेसिडेंट तो नहीं रहे, अभी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी नहीं रहे, तो सीनियर मोस्ट जज बनेंगे, ठीक है। ये सब प्रावधान है। ऐसा कभी हुआ था क्या, हाँ हुआ था एक दिन, जब जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे, वो उनका डेथ हो गया था। और उसी टाइम जो वीवी गिरी थे, जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पद ही त्याग कर दिया। मतलब क्यों ऐसा, मतलब जिसके पास शक्ति हो, ताकत हो, वो थोड़ी ना देगा, नहीं नहीं नहीं। ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट के पद में चुनाव के लिए लड़ने वाले थे, इसीलिए ये वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिए, ठीक है। अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव मतलब तो नहीं हो सकता, वो उसका पद भी वैकेंट है, तो अभी कौन मतलब लड़ेगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, वो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
उस टाइम वो बने थे जो कि 1989 में बने थे। इनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, 1969, सॉरी 1969 में वो बने थे। सो ये रहा हमारा प्रेसिडेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके पावर के बारे में, उनके वीटो पावर के बारे में, उनका लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, जुडिशियरी पावर क्या होता है, और एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ ये जो हमने बताया ये सब आपके लिए कामदायक है, अगर आप शक्ति का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी है आप एक लाइक बटन और जो रेड कलर का बटन है ना उसको दबा दे के चले जाना। ठीक है, थैंक यू।